एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेकर आए हैं साइंस ऑफ क्लास 9th और इसमें हम लोग चैप्टर 1 कवर करेंगे, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस मैटर, कि ये मैटर क्या है। और उससे भी पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम लोग घूम कर देखेंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे, तो उसके अंदर अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दो चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे एक चीज़ तो मिलेगा मैटर और दूसरी चीज़ मिलेगी एनर्जी। तो अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स में देखेंगे तो हमें सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मैटर मिलेगा और दूसरा हमें क्या मिलेगा, एनर्जी। दूसरा हमें एनर्जी मिलेगा। अच्छा, ये मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर, इसी की तो बात हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी है करना। देखिए मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर क्या है, एनीथिंग which has mass and occupy space। तो ये क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जबकि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो जैसे अगर इंसानों की ही बात करें, हमारी बात करें, तो हमारे पास भी क्या है, मैटर है। हमको रखने मतलब हमारा वेट भी होता है, मास भी होता है, और प्लस हमें रहने के लिए जगह भी चाहिए, या कोई भी चीज़ देखिए उठा के तो, और हम लोग अपने से काम भी कर सकते हैं, हमें एनर्जी की भी ज़रूरत है, तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी भी है। ऐसे इस फैन को अगर गौर से देखें, चलते हुए फैन को, तो उसमें क्या है, मैटर भी है और एनर्जी है। लेकिन अगर स्टॉप वाले फैन को देखें, जब रुका हुआ फैन देखें, तो उसमें क्या है, सिर्फ मैटर है और एनर्जी उसमें नहीं है। तो इसी चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ मैटर। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। अच्छा, एक बात बता दें, जो ये ऑक्यूपाई स्पेस है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ऑक्यूपाई स्पेस करता है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को उसका वॉल्यूम कहा जाता है। तो यही मैटर की डेफिनेशन से हमें एक टर्म निकल कर आ रहा है, क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड by an object, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को उसका क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो व्हाट इज मैटर, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए मैटर के बारे में एंशियंट टाइम से अपने इंडियन फिलोसफर्स ने भी कहा था, एंशियंट टाइम में, कि मैटर जो है ना, फाइव बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। और वो पंच तत्व क्या हैं, तो वो पंच तत्व हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट, जिन्हें एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स ने क्या कहा, कि ये 5 बेसिक एलिमेंट है, पंच तत्व हैं, इसी से पदार्थ, इसी से मैटर बना हुआ है, ऐसा कहा गया। अगर हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन ये देखें कि मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। और इन्हीं सॉलिड, लिक्विड, गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे अगर बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो देखिए मैटर की जो स्टेट है, पर हमें स्टडी करने के लिए तो 3 स्टेट स्टडी करना है। वैसे तो 5 स्टेट भी अभी तक पता चल चुकी है मैटर की। देखिए हमें क्या स्टडी करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और एक जो देखिए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट यहाँ पर है, दैट इज प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट है, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर को हमें स्टडी नहीं करना है, सिर्फ हमें जानना चाहिए।
बाकी इनकी डिटेल में स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो होप यू आर क्लियर कि यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अगर हम देखिए फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे, स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो वो तो सॉलिड लिक्विड गैस में मैटर डिफाइन हुआ। अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन की बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट केमिकल कंपोजिशन, तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये मैटर किस में क्लासिफाई हुआ है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेकेंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बता दें कि प्योर मैटर क्या होता है। प्योर मैटर इज द मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल। जो किससे मिलके बना है, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। और मिक्सचर इज द मिक्सचर जो है वो कई तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है। या प्योर मैटर, वो इम्प्योर मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल का जो नेचर होता है वो सिंगल काइंड का होता है प्योर मैटर में, और उसमें अलग रहता है। प्योर मैटर की कैटेगरी में कौन आता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड की डिटेल्ड नॉलेज हम लोग चैप्टर सेकंड में लेंगे, और उसके लिए आप लोग चैप्टर सेकंड का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। मिक्सचर में भी हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो देखिए जैसे है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट, ये इसका एग्जांपल है। अगर हम यही सैंड एंड वाटर को मिलाएं तो वो हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा। तो होप यू आर क्लियर अबाउट इट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारी पीपीटी के हिसाब से कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। अच्छा मैटर, देखिए मैटर का सबसे पहला फिजिकल नेचर ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये है कि जैसे एक 100 ml वाटर का मॉलिक्यूल है, एक जार में वाटर है 100 ml, और उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे ये एक इसमें वाटर है, यहाँ पर वाटर है इस लेवल तक, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही हम इसमें शुगर डालते हैं, क्या डालते हैं, शुगर, तो क्या होता है कि शुगर के मॉलिक्यूल तो पहले तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में ये शुगर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए फिर वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि मैटर जो है ना पार्टिकल से मिलकर बना है। ऐसा हम लोग कई सारे केसेस में कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे वाटर ले लिया और वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल या कॉपर सल्फेट का एक छोटा सा क्रिस्टल डाला, तो ये क्रिस्टल देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये भी जो है ना इस बात का प्रूफ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा जब हम लोग अंधेरे में टार्च को जलाते हैं तो जो धूल के कण हैं, जो धूल के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वैसे नेक्ड आइज से तो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन जब टॉर्च जलाते हैं अंधेरे में तो वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल है, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, जो कि दिखाई देते रहते हैं, वो भी क्या है, मैटर के पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, मतलब हाउ स्मॉल आर मैटर्स पार्टिकल। मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि ये हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे हैं। अब इनकी बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो देखिए मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। इसके लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर की एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन को 10% ले करके डाइल्यूट करते जाते हैं। फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो हल्का से हल्का होता जाता है, लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं होता। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है इस एक्टिविटी से। और ये दोनों ही एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। जितने भी एक्टिविटीज़ एनसीईआरटीज़ की होंगी वो हम यहाँ पे कराएंगे। आगे देखिए यहाँ पे जो मैटर के पार्टिकल हैं इनकी साइज़ की बात करें
देखिए मैटर या तो एटम से मिलके बना है, क्या है, या एटम है या क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है। तो देखिए एटम की जो साइज होती है लमसम 10⁻⁹ मीटर, जिसे हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनोमीटर, जिसे हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। और इन अदर बुक्स यू विल सी ऑल्सो कि ये साइज जो है ना इन दोनों की 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है, जिसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, A⁻0, या इसी को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो देखिए मैटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है ये स्पेस। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखिए इस मूवमेंट वाली मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक रैंडम मोशन में होते हैं। कैसे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। और इस रैंडम मोशन का डिस्कवरी या पता लगाने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। इसीलिए इनकी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो मैटर के पार्टिकल एक रैंडम मोशन करते रहते हैं और इनकी इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या, कौन सी मोशन कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो मैटर के पार्टिकल्स को खुद भी नहीं पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब किधर जाएंगे। तो ये बात होती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो मैटर के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। और ये फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स के अंदर, उससे कम होता है लिक्विड के अंदर, और सबसे कम होता है गैसेस के अंदर। और यही वजह है कि गैसेस में ढेर सारा स्पेस होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए एक एक्टिविटी है। देखिए कह रहे हैं कि एक बीकर में हमने वाटर ले लिया एक सर्टेन लेवल तक, और उसमें शुगर या सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ता है। लेकिन जब ग्लास रॉड से हिला देते हैं वो पूरा डिजॉल्व हो जाती है, तो उसका लेवल बिल्कुल बराबर आ जाता है। और जो शुगर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल ग्लास में हमें दिख रहे थे वो भी दिखना बंद हो जाते हैं। तो इससे बिल्कुल यही पता चल रहा है कि मैटर जो है ना पार्टिकल से मिलकर बना है। इस एक्टिविटी से यही पता चल रहा है, इससे प्रूफ हो जा रहा है कि मैटर जो है ना पार्टिकल से बना है, मिलके बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट, ये वही एक्टिविटी के लिए ये टॉपिक है। देखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। इसका भी देखिए एक एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी में क्या है कि भाई 2 से 3 क्रिस्टल 100 ml का हमने पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया, और उसके बाद उसका सोल्यूशन बन गया, तो अब उसका 10% फिर से 100 ml वाटर में डाल दिया। जब वो सोल्यूशन तैयार हो गया तो उसका भी 10% लेकर के नेक्स्ट 100 ml वाटर में डाल दिया। फिर उसका जब सोल्यूशन तैयार हो गया उसका भी 100 ml। तो देखेंगे ये प्रोसेस लगातार रिपीट करने पर इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं, कि यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट की क्वांटिटी कम से कम होती जा रही है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो डाउन नहीं हो रहा है। डाउन तो हो रहा है लेकिन डिमिनिश नहीं हो रहा है, वैनिश नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि मैटर जो है ना, मैटर पार्टिकल से बना है, और मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमारी इमेजिनेशन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यही चीज़ है जो हमने बताया कि ये पर्पल कलर डे बाई डे मतलब हल्का होता जाएगा, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैटर के पार्टिकल जो है ना इससे बने हैं। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और उसके लिए देखिए उसका एग्जाम्पल इस फिगर से यहाँ आपको पता चलता है।
कि भाई वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था और शुगर को ऐड किया तो वो डिजॉल्व हो गई और उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल था, जब शुगर ऐड किया तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा, लेकिन आफ्टर इट फिर से लेवल वही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर के मॉलिक्यूल ने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया था, तब तक वो वॉल्यूम उनका दिख रहा था। जब उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि वो खाली जगह को ऑक्यूपाई किए हैं, तो वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं हुआ है। यही एक्टिविटी है इसका। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और जो कि एक जिग जैग मोशन में होते हैं। कहाँ होते हैं? जिग जैग मोशन। देखिए ये हम लोग कोई एक ये हमने कॉपर सल्फेट इसमें मिलाया, तो देखिए ये किस तरह से ये फैलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल भी इस तरह से मूव करते रहते हैं, इस तरह से मूव करते रहते हैं। अब देखिए मूवमेंट की बात करें तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी पोजीशन पर रह करके क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं उनके पास कौन सी मोशन होती है? ओनली वाइब्रेशन। उनके पास सिर्फ वाइब्रेशन मोशन होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए इनके पास वाइब्रेशन के साथ साथ दे कैन स्लाइड ऑन ईच अदर। तो ये एक दूसरे के सरफेस पे स्लाइड कर सकते हैं। दे कैन स्लाइड ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ये स्लाइड भी कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री टू मूव, मतलब वो एकदम मूव करने के लिए तैयार होते हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, प्रेशर लगाकर उनको रोका ना जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अब आ रहा है, देखिए सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, लिक्विड के पार्टिकल क्या हैं? ये कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड। देखिए ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को भी आप लोग को समझना चाहिए कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास हैं। और ये क्या है? थोड़ा कम पास पास हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? लेस क्लोजली पैक्ड। और ये कैसे हैं? लूजली पैक्ड। तो ये कैसे हैं? लूजली पैक्ड हैं। और यही वजह है कि सॉलिड का जो है ना वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं और इसकी वजह से इनका शेप चेंज हो जाता है। और इसीलिए ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। वो वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप इसका फिक्स नहीं होता। और गैसेस के मॉलिक्यूल क्योंकि लूजली पैक्ड हैं और मूव करने के लिए फ्री हैं, तो वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का वॉल्यूम भी ले लेते हैं और उसी का शेप भी ले लेते हैं। कुछ भी फिक्स नहीं होता है इनके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। देखिए मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। वैसे तो मैटर कई स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 5 स्टेट का अभी बताया था अर्लियर जो आप लोगों को। तो लेकिन हम लोग को जो यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखिए यहाँ पे जो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स आर टाइप ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर फिक्स्ड। जिसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, डेफिनिट होते हैं। और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है। स्पेस कितना रहता है? मिनिमम। मतलब ये क्लोजली पैक्ड है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, स्पेस मिनिमम होता है। इनका दोनों चीज वॉल्यूम एंड शेप फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मिनिमम होती है। बताया नहीं कि पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह रह करके वाइब्रेशन कर सकते हैं और कोई मोशन नहीं कर सकते। दे आर लीस्ट कॉम्प्रेसिबल, बिल्कुल ना के बराबर कॉम्प्रेसिबल होते हैं। या हम अगर जनरल वे में बात करें तो सॉलिड को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, या किया जा सकता है तो इतना कम, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, तो ये कॉम्प्रेसिबल होते हैं।
एंड देयर रेशियो ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। अच्छा, डिफ्यूजन वाला जो टर्म है यहाँ पे, देखिए डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेज में भी होता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे कम होता है, सबसे लीस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सॉलिड की, जो कि आपको लर्न करना चाहिए, लर्न होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देखिए लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर हुज वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। मतलब इसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। जब शेप फिक्स नहीं है तो जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप ये ले लेता है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर वेयर इट इज वेरेवर इट इज केप्ट, जहाँ ये रखा जाता है। और स्पेस, देखिए इंटरमीडिएट स्पेस, मतलब मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। मतलब ये इसकी प्रॉपर्टीज जनरली सॉलिड और गैसेस के बीच में होती है, इंटरमीडिएट होती है। क्यों, देखिए यहाँ पर इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस तो होता है, स्पेस होता है, लेकिन वो स्पेस बहुत कम रहता है। मतलब सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैसेस से कम रहता है। ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, सॉलिड से तो कम होता है लेकिन लिक्विड से ज़्यादा होता है, वो गैस से तो ज़्यादा होता है। ये सब बात यहाँ पर है। अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो बताया कि इनके पार्टिकल जो है ना वाइब्रेशन के साथ साथ ये क्या किस तरह की मोशन कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इसीलिए इसका शेप डिफॉर्म होता रहता है और जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप ले लेते हैं ये लोग। ये लाइन का मतलब है कि इनके बीच में जो है ना अट्रैक्शन का फोर्स भी कम होता है और मूवमेंट भी इंटरमीडिएट होती है। ये सिर्फ वाइब्रेशन और ये सब कर सकते हैं। और दे आर लेस कॉम्प्रेसिबल। देखिए सॉलिड में क्या था, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, या कॉम्प्रेसिबल हैं तो बहुत थोड़ा, लेकिन ये क्या है, लेस कॉम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड से तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है लेकिन गैस से बहुत ही कम कॉम्प्रेसिबल है। और देयर रेशियो ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। तो इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब लिक्विड की प्रॉपर्टी गैस और सॉलिड के बीच में ही ऑक्युपाई करती है, लाई करती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए सॉलिड के पार्टिकल में किस तरह का मोशन होता है। तो मोशन वो होता है, वो वाइब्रेशनल मोशन होता है, वो अपनी जगह रह करके ही वाइब्रेट कर सकते हैं। अब देखिए इस बैलून में गैस भरी है और इसको जूम करके यहाँ दिखा रहे हैं, तो क्या दिख रहा है कि ये गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है और इस तरह से दूर दूर है कि मूव करने के लिए फ्री हैं, लेकिन ये बैलून ने इनको रोक रखा है। उल्टा इन लोगों ने बैलून का शेप भी बिगाड़ रखा है और बैलून का शेप ले रखा है। तो गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर हुज बोथ नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम आर फिक्स्ड। और ये जिस कंटेनर में रखी जाती हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं और उसी कंटेनर का वॉल्यूम भी ले लेते हैं, मतलब दोनों ही चीज़ उसी कंटेनर का ही ले लेते हैं। आगे, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो यहाँ स्पेस जो है ना बहुत मैक्सिमम होता है, सो दैट ये लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ढीले। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, तो फोर्स बहुत मिनिमम होता है, कोई घर में रोक टोक नहीं रहती इनके, तो इनके पार्टिकल कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, ये देखने को मिलता है। यहाँ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, तो यहाँ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होता है क्योंकि इनके पार्टिकल फ्री टू मूव होते हैं, फ्री टू मूव, इनके पार्टिकल फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव मतलब बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, बाहर से अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो ये मूव करने के लिए फ्री हैं। और दे आर कॉम्प्रेसिबल, इनको बहुत ही हाई डिग्री तक हम इनको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। और देखिए इतने इस सेम अमाउंट ऑफ गैस को हम लोग अगर छोड़ दें तो इस पूरे रूम में भी आ जाएगी, और अगर उसे कंप्रेस करना चाहें तो एक छोटे से बॉटल में, इस टैप के बराबर बॉटल में भी उसे कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो ये रहता है इनका कंप्रेसिबिलिटी का लेवल। और देखिए देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर, यहाँ डिफ्यूजन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर मतलब डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में गैसेस का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अच्छा, व्हाट इज दिस डिफ्यूजन, यहाँ हम लोग कई बार से पढ़ रहे हैं कि ये डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन क्या है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कोई चीज़ जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन के लेवल पर है वहाँ से वो कम कंसंट्रेशन के लेवल तक मूव करती है, कम कंसंट्रेशन के लेवल तक मूव करती है ना। ये सब बात यहाँ देखने को मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए
इस वीडियो में यहाँ पर कि देखिए एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल से देखिए कि सॉलिड क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ये लेस क्लोजली पैक्ड है और ये लूजली पैक्ड है। मूवमेंट यही डिफरेंट फिगर से यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो देखिए स्टेट चेंज होता ही रहता है और स्टेट चेंज हो सकता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, हाँ चेंज कर सकता है। उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? हीट और टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ हीट। देखिए अगर हम सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस है उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अगर लिक्विड स्टेट वाले को हीट करेंगे तो वो गैस स्टेट में आ जाएगा। गैस स्टेट वाले को कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अगर लिक्विड स्टेट में हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और इन प्रॉपर प्रोसेस का एक मतलब नेम भी है और एक फिक्स टेम्परेचर भी है, जहाँ पर कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है और लिक्विड गैस में बदलता है, एंड अगेन ये गैस लिक्विड में बदलता है, लिक्विड सॉलिड में बदलता है। तो इन सब का एक फिक्स टेम्परेचर होता है और यही टेम्परेचर ही ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है इनके स्टेट चेंज के लिए। ठीक है, आगे देखिए व्हेन अ सॉलिड हीटेड चेंजेस इनटू लिक्विड, वही पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। एग्जांपल के लिए जैसे एक आइस है, क्या है? आइस। तो आइस के केस में हम लोग देखते हैं कि आइस को अगर हम लोग बाहर रखते हैं तो उसको हीट मिलती है, वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के क्या बन जाता है? मेल्ट होकर के वाटर बन गया। और वाटर को अगर हम हीट करें 100 डिग्री पर वो बॉयल होने लगता है। तो अगर हम लोग वाटर की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है आइस। इस आइस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये हीट हो करके इसमें बदल जाता है वाटर में बदल जाता है। और वाटर को हीट करते जाते हैं तो वो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर ये मेल्ट होकर के वाटर वेपर में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है वाटर वेपर में बदल जाता है। तो होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आइस का सिचुएशन ये रहता है कि पार्टिकल बहुत क्लोज हैं और ये टुगेदर है, कैन नॉट मूव और लेस मूवमेंट। लेकिन जब ये हीट होता है, यहाँ हीट दे रहे हैं, यहाँ से हीट सप्लाई हुई तो हीट दिया गया तो ये क्या हो गया? मेल्ट हो गया। और ये मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन इतने पर होता है। ठीक है, और या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इस पर होता है। ठीक है, ये डिफरेंट स्केल्स है टेम्परेचर की, ये तो यू नो वेरी वेल। ठीक है, ऐसे देखिए वाटर को हीट दिया जाता है। यहाँ वाटर को अगर हम लोग हीट दें तो क्या होगा? वाटर गैस में बदल जाएगी, वाटर वेपर में बदल जाएगी। हीट देंगे और ज़्यादा हीट देंगे तो ये वाटर बॉयल करने लगेगा। बॉयल कब करेगा? जब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचेगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर गया और बॉयल करेगा तो वाटर वेपर में बदलेगा। वाटर वेपर मतलब गैसियस स्टेज, तो गैस स्टेज में बदल जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब फ्लो चार्ट है कि इस तरह से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को हम लोग पहले समराइज करते हैं, फिर इन पर बात करते हैं। देखिए एक तो होता है सॉलिड, क्या है? सॉलिड। और एक है यहाँ लिक्विड, एक है लिक्विड। देखिए सॉलिड, लिक्विड और ये हो गया गैसेस। देखिए अगर हम लोग सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किस में बदलता है? लिक्विड में। और इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और इसी को फ्यूज़न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज़न। मेल्टिंग और फ्यूज़न, मेल्टिंग या फ्यूज़न कहते हैं। और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है और वाटर के लिए जैसा बताया 0 डिग्री सेल्सियस, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, वाटर के लिए अलग और बाकी सब्सटेंसेस के लिए भी अलग। अगर हम लोग यही देखिए, अब अगर इसको हम लोग और ज़्यादा हीट करें तो क्या होगा? ये डायरेक्ट गैस में बदलने लगेगा लिक्विड। और ये प्रोसेस जिस टेम्परेचर पर होता है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे बॉइलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? बॉइलिंग
या वेपराइजेशन, क्या नाम दूसरा दिया जाता है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन तो बॉइलिंग या वेपराइजेशन ये एक ही प्रोसेस के दो अलग अलग नाम हैं, और जिस टेम्परेचर पे होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसी का अगर रिवर्स हम लोग सोच लें, अगर हम लोग गैसेस को कूल करें, गैसेस को कूल करते जाएं, तो ये गैस क्या हो जाएंगे, ये गैस बदलेगा, देखिए ये गैस जो है ना लिक्विड में बदलेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और ये बिल्कुल वही टेम्परेचर पे होता है जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों फिनोमिना होता है। ऐसे ही सॉलिडिफिकेशन फिनोमिना होता है, अगर हम लिक्विड को कूल करते जाएं, ठंडे करते जाएं, जैसे वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ ठंड मिलती है उसे, उसका टेम्परेचर कम होता है, कम होते होते वो 0 डिग्री पे जैसे पहुँचता है तो वहाँ पर वो क्या होने लगता है, वहाँ वो सॉलिडिफाई होने लगता है, वहाँ पर वो फ्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, फ्रीज। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। ऐसे ही एक फिनोमिना होता है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, इस फिनोमिना को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और इसका जस्ट अपोजिट फिनोमिना है, देखिए यहाँ पर डिटेल करते हैं तो अच्छा लगेगा। देखिए जैसे सॉलिड है, सॉलिड, और इस सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ये किसमें, गैस में, है ना। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और जो सॉलिड ऐसा फिनोमिना शो करता है वो क्या है, सब्लिमेट। इसी का रिवर्स फिनोमिना होता है डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन या रीसब्लिमेशन, कई सारे नाम हैं। और इसमें क्या होता है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है। अगर हम लोग सब्लिमेशन का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक तो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एक है कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और गैस में अगर बात करें तो CO2, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करें तो वो फिर डायरेक्टली किस में बदल जाती है, सॉलिड में, और उस सॉलिड को ड्राई आइस कहते हैं, यू नो वेरी वेल। आगे हम लोग बढ़ते हैं मेल्टिंग। देखिए मेल्टिंग वाले प्रोसेस को हम लोग अच्छे से समझते हैं। कह रहे हैं कि मेल्टिंग क्या है, कि प्रोसेस जहाँ पर सॉलिड को हीट किया जाता है, process of conversion of solid directly into liquid at a constant temperature, and that constant temperature is called melting point या फ्यूजन पॉइंट। और मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही फिनोमिना का दो अलग अलग नाम है, और ये जिस टेम्परेचर पे होते हैं उसे मेल्टिंग कहते हैं। वाटर के लिए ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273.14 के या 32 फ़ारेनहाइट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरली ये माना जाता था कि अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट देंगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ये एक फिनोमेना निकल आया स्टेट चेंज का, जहाँ पर हम लोग हीट सप्लाई करते जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं। जैसे 0 डिग्री का अगर आइस है, उसको हम बहुत सारी हीट देंगे तो वो 0 डिग्री के आइस से बदल कर 0 डिग्री के वाटर में बदलेगा। कहाँ बदलेगा, 0 डिग्री के वाटर में। तो 0 डिग्री के वाटर में बदलेगा, और जब 0 डिग्री का वाटर बन जाएगा, 0 डिग्री का वाटर बन गया, तो देखिए टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन हीट तो हमने सप्लाई करी, तो वो हीट कहाँ गई, वो हीट स्टेट चेंज में इन्वॉल्व हो गई। और क्योंकि उस हीट का पता नहीं चलता, वो छिप जाती है स्टेट चेंज की वजह से, इसीलिए उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट। amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure is called and its melting point is called latent heat of fusion। जैसे वाटर है, देखिए आइस को अगर वाटर में बदलें तो उसकी भी कुछ ना कुछ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, दैट इज 80 किलो कैलोरीज समथिंग। तो होप यू आर क्लियर कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बॉइलिंग, नेक्स्ट फिनोमेना बॉइलिंग, या इसी को हम लोगों ने क्या बताया था, वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन इज द सेम थिंग, ये दोनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। देखिए व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल गेट मूव इवन फास्टर, एंड इसमें उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है, और उससे वो अपने फेज को चेंज करके लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, है ना। और ये एक बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरा लिक्विड एक साथ बदलने लगता है।
देखिए इसी की तरह एक और फिनोमेना होता है, जैसे देखिए एक तो बॉइलिंग है, एक तो बॉइलिंग है, या इसी को वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। एक वेपराइजेशन है और एक है इवापोरेशन। देखिए देखिए बॉइलिंग का जो फिनोमिना है, दोनों में ही, ये दोनों ही प्रोसेस में वाटर जो है ना लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदलता है, गैस में बदलता है। बस यहाँ पर है कि ये फिनोमिना बॉइलिंग और वेपराइजेशन की, बॉइलिंग और वेपराइजेशन की जो फिनोमिना है वो बॉइलिंग पॉइंट पे स्टार्ट होता है। ये कब होता है? एट बॉइलिंग पॉइंट, BP, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ये कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ये कब होता है? एट एनी टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे ही होने लगता है। कपड़ा जैसे देख लो, कपड़ा भिगा दिया जाए तो वो सूख जाता है, तो वो किसकी वजह से? इवापोरेशन की वजह से, ना कि उसको हम आग पे चलाकर उसको बॉयल कराते हैं। देखिए ये बॉइलिंग जो है ना होल एंड सोल फिनोमेना, ये होल फिनोमेना है। क्या है? इसमें पूरी चीज़ एक होल एंड बल्क फिनोमेना है। क्या है? होल एंड बल्क फिनोमेना है, मतलब पूरी चीज़ एक साथ, पूरा लिक्विड एक साथ गैस में बदलने लगता है। जबकि इसमें क्या होता है? ये एक सरफेस फिनोमेना है। कैसा है? ये सिर्फ सरफेस प्रोसेस है ये, क्योंकि ये सरफेस का वाटर सूखता है, फिर दूसरे वाटर को नंबर मिलता है। इसमें क्या होता है कि सारे वाटर, जैसे क्लास में हम लोग सब लोग बैठे हैं और क्लास में लाइन वाइज बैठे हैं, अब टीचर ने कह दिया कि बारी बारी से एक एक लाइन से निकलेंगे, तो पहले फर्स्ट लाइन निकलेगी जो सबसे पहले है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। ऐसे लिक्विड में भी पहले ऊपर सरफेस के वाटर क्या होंगे? इवापोरेट होंगे, फिर उनके बाद उनके नीचे वालों का नंबर लगेगा, फिर उनके नीचे वालों का नंबर लगेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये होता है सरफेस फिनोमेना जो अभी बताया गया। और एक होता है कि टीचर ने कुछ कहा ही नहीं, कहा कि जिसको जैसे कुछ कहा ही नहीं तो सब लोग एक साथ निकल पड़े, और ये चीज़ होता है कब? होल एंड बल्क फिनोमेना। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वाटर बॉयल करने लगता है, पूरा वेपर में बदलने लगता है, बदलता ही जाता है और पूरा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। ये भी होता रहता है। अब देखिए ये सरफेस एरिया पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर को हम लोग एक बड़ी सी प्लेट में रख दें और एक बड़े से जग में रख दें, कौन जल्दी सूखेगा? तो प्लेट वाला जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर हम कपड़े को धुल कर उसे चिंगोड़ कर रख दें, वो जल्दी सूखेगा, कि फैला कर रख दें वो जल्दी सूखेगा? तो फैला कर रखेंगे तब जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि फैलाने वाला जो कपड़ा है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, और जो चिंगोड़ के रखा गया है वो भी सूखेगा, लेकिन उतना जल्दी से नहीं सूखेगा, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से निकल पाएंगे एक साथ। ये बात होती है इसमें। और देखिए ये टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है। ये कंप्लीट डिफरेंस यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे इसकी बात जब आएगी तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं या पहले से जान रहे होंगे। देखिए बॉइलिंग या वेपराइजेशन एक बल्क फिनोमिना है। ये टेम्परेचर 100 डिग्री पर होता है, ये उससे कम टेम्परेचर पे ही होने लगता है। ये बहुत सारे फैक्टर, देखो इसकी, ये डज नॉट कॉजेज कूलिंग, डज नॉट कॉजेज कूलिंग, इसकी वजह से कोई कूलिंग नहीं होती। इट कॉजेज कूलिंग, इट कॉजेज कूलिंग, इसकी वजह से कूलिंग होती है, इसकी वजह से कूलिंग होती है। और देखिए मुंह धुल के हम लोग पंखे के नीचे आ जाएं तो क्या होता है? ठंडा लगने लगता है। मुंह धुल करके या हाथ मुंह धुल करके हम लोग कूलर के पास चले जाएं तो हमें ठंडा लगने लगता है, और ठंडा लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का ड्रॉप है जो मुंह धुलने के बाद, वो कुछ एनर्जी तो पंखे से पा जाता है, और जो कुछ एनर्जी हमारी बॉडी से लेता है, और जो भी हमारी बॉडी से एनर्जी लेगा वो हमें ठंडा लगेगा, और जो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देगा वो हमें गर्म लगेगा। ये मतलब फिनोमिना होता है। तो इसी वजह से ये इवापोरेशन से कूलिंग होता है, दैट इज कूलिंग बाई इवापोरेशन फिनोमिना। और इसी वजह से मटके में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, क्योंकि मटके में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें पानी भर जाता है। जब हवा चलती रहती है तो हवा से कुछ उनको एनर्जी मिल जाती है, और कुछ मटके के वाटर से लेते हैं, जिससे वहाँ का वाटर रखा हुआ धीरे धीरे वो ठंडा होता चला जाता है। और कुछ लोग तो प्लास्टिक के बोतल में वो गनी बैग का जो है सैक बना लेते हैं, बोरे का एक सैक बना लेते हैं, और उसको भिगा देते हैं और रख देते हैं ऐसे, तो धीरे धीरे वो भी ठंडा हो जाता है उनका पानी। तो ये सब प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है कूलिंग का। ठीक है, कूलिंग बाई
इवापोरेशन, कूलिंग बाय इवापोरेशन। तो यहाँ कूलिंग होता है, इट डज नॉट कॉजेज कूलिंग, यहाँ कूलिंग होता है, इट कॉजेज कूलिंग। और इसका इफेक्ट बहुत एप्लीकेबल है जो कि हम लोग जानते हैं। देखिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और हवा तेज चलती है तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है। लेकिन इन सब का इस पर कोई फ़र्क नहीं होता। इससे तो फ़र्क इतना है कि 100 डिग्री सेल्सियस हो तो सारी चीज़ें एक साथ जो है ना, सारे लोग एक साथ बाहर निकले, सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जो है इवापोरेट होने लगते हैं। ये ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। अच्छा आप लोग बताइए, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में अगर वाटर वेपर ज़्यादा होगी तो वेपराइजेशन, इवापोरेशन कम होगा। तो ये जो है ना सभी चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी सूखेंगे कि गर्मी के दिनों में जल्दी सूखेंगे? तो आंसर है गर्मी के दिनों में, क्योंकि गर्मी के दिनों में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम होती है और बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए उमस वाली गर्मी पड़ती है बारिश के टाइम में। तो होप यू आर क्लियर कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोशन। देखिए टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स में मोशन का लेवल बढ़ जाता है और उनके बीच का स्पेस भी बढ़ जाता है, उनके बीच का स्पेस भी बढ़ जाता है। जैसा ये देखिए, ये कोल्ड पार्टिकल है और ये हॉट पार्टिकल है। ऐसे देखिए लिक्विड है, अगर ठंडा रहेगा तो इस तरह रहेगा और हॉट गर्म रहेगा तो इस तरह रहेगा। इसीलिए गर्म चीज़ें ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। जो गर्म सूप है वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ठंडा सूप ज़्यादा अच्छा लगता है? या स्मेलिंग ऑफ द हॉट फूड, हॉट कुक्ड फूड की स्मेलिंग दूर से ही, कई मीटर दूर से ही हमें आने लगेगी, घर के बाहर से ही आने लगती है। जबकि जो ठंडे फूड की स्मेलिंग लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हॉट पार्टिकल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, सो दैट कि वो स्मेल काजिंग जो सब्सटेंसेज हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। वो भी गैस के फॉर्म में है, वो भी ट्रेवल करते हैं, है ना? तो और कोल्ड वाले पार्टिकल खुद ही उनके पास एनर्जी कम है तो वो मूव कर नहीं सकते, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ता है, तो हमें स्मेलिंग उसकी फील होती है। तो होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन। देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन प्रोसेस ऑफ। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और फिनोल्फ्थालीन, एंथ्रेसीन, तो ये सब इसके एग्जांपल हैं। और इन सबको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेट। क्या कहते हैं इन सबको? सब्लिमेट। देखिए ये जैसे यहाँ पे हमने कॉटन का एक वो कॉटन लगा दिया है और ये फनल है, यहाँ पर हम लोग वो अमोनियम क्लोराइड को रख लिए हैं यहाँ पर, और अमोनियम क्लोराइड है, इसको यहाँ हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ से हीट। जब हम हीट करते हैं तो ये अभी सॉलिड फॉर्म में है, डायरेक्ट गैस बनने लगता है। जब गैस बनता है तो यहाँ इसके कंटेनर से टकराता है, यहाँ टकराता है और यहाँ फिर से वो सॉलिड फॉर्म में वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो बताइए ये गैस में बना और फिर बन के फिर यहाँ सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा भी हो गया काटन के ऊपर। तो ये चीज़ जो है ना अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अगेन ये एक बार ये क्या हुआ, वेपर बना, अमोनियम वेपर बनी, वो उड़ी और उड़ करके फिर इनके वॉल्स पर फिर से ये क्या हो गई, फिर से सॉलिडिफाई हो गई। और ये एक बेस्ट टेक्निक है सब्लिमेशन, जब कोई सब्लिमेट और किसी दूसरे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। जैसे मान लीजिए नमक और कैम्फर का मिक्सचर है, तो बहुत ईजिली हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे इसी मेथड से। हम लोग हीट करेंगे, कैम्फर उड़ जाएगा वो वेपर बन के और वो अपना सेपरेट हो जाएगा और नमक यहाँ रखा कर रखा रह जाएगा। तो होप यू आर क्लियर कि ये सब्लिमेशन क्या है। और पता है ये सब्लिमेशन जो लोग शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब्लिमेट। सब्लिमेट क्या कहलाते हैं? सब्लिमेट। सब्लिमेट में कौन है? कैम्फर है। कौन? कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और फिनोल्फ्थालीन, वो नेफ्थलीन इटिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही डिसब्लिमेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शो करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं, अभी पूरा प्रोसेस बताए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। देखिए प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है स्टेट चेंज पर। जैसे सॉलिड का प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएं तो वो बहुत ही जल्दी लिक्विड में बदल जाएगा।
बहुत ही जल्दी किसमें बदल जाएगा, लिक्विड। ऐसे गैसेस पर भी प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस पार्टिकल, पार्टिकल कम्स क्लोजर एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। गैस चेंजेस इनटू लिक्विड मतलब यही लिए कहा जाता है कि अगर हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर अगर लगा दिया जाए तो कोई भी गैस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएगी। और ऐसा ही होता है ड्राई आइस के साथ। किसके साथ होता है, ड्राई आइस। ऐसा ही होता है एलपीजी सिलेंडर के साथ, ऐसा ही होता है एलपीजी के साथ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे क्या कर दिया गया है, कंप्रेस, जिससे वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड में बदल गई है। लेकिन जैसे ही प्रेशर से बाहर निकालते हैं तो वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है। बहुत सारे परफ्यूम में हम लोग उसको हिलाते हैं तो लगता है कि अंदर लिक्विड है, लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं तो लगता है अरे ये तो गैस है। तो ये वही प्रोसेस है कि हाई प्रेशर पर इनको फिल कर दिया गया है। और देखिए एक एग्जांपल यहाँ जो बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, तो CO2 पर अगर ये कंडीशन लगा दिया जाए तो ये ड्राई आइस में बदल जाती है। इसमें ड्राई आइस, ठीक है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस में बदल जाती है, दैट इज शुष्क बर्फ। ठीक है, LPG CNG सबका यही केस है कि इसको हाई प्रेशर पे रखते हैं तब ये हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, 3 स्टेट ऑफ मैटर। देखिए ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया से ये समझ में आने वाली चीज़ है कि देखिए अगर सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है उसका। फ्यूजन मतलब उसका मेल्टिंग भी हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल्टिंग। और मेल्टिंग किस पर होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर होता है। कहाँ होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर। ऐसे लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसका वेपराइजेशन हो जाता है या बॉइलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉइलिंग। और बॉइलिंग कहाँ होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। या कंडेंसिंग, इसी का अपोजिट फिनोमेना है कंडेंसिंग। और देखिए इसका लिक्विड से सॉलिड जाने का अपोजिट फिनोमेना है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। क्या है, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। ऐसे ही देखिए सब्लिमेशन, यहाँ दोनों ही नेम अलग नहीं है लेकिन इनको हम लोग अलग नाम से भी जान सकते हैं। जैसे गैस है, देखिए गैस नहीं, पहले हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे ये है सॉलिड, ये सॉलिड, ये है गैस। तो कुछ सब्सटेंसेज हैं जो जिनको हीट करते हैं तो डायरेक्ट वो किस में बदल जाते हैं, गैस में। वो क्या है, वो कौन से प्रोसेस को करते हैं, सब्लिमेशन। और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है, डिपोजिशन। कुछ बुक में यही सेम सब्लिमेशन ही कह दिया जाता है। कभी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में डिपोजिशन कहा गया है, कुछ जगह डिसब्लिमेशन कहा गया है। क्या, डिसब्लिमेशन। तो डिसब्लिमेशन, तो ठीक है, आप लोग सारे टर्म्स जानते रहिए कि क्या क्या टर्म्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ अच्छे से अच्छा लग रहा होगा और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट से कम जब लिक्विड गैस में बदलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं विंड एंड टेम्परेचर से और इवापोरेट हो जाते हैं और वो गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो देखिए यहाँ पे 4 फैक्टर हैं। ये फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो है सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया मोर द इवापोरेशन। तो डायरेक्टली देखिए जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन, तो जो इवापोरेशन है ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर द सरफेस एरिया मोर द इवापोरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर द सरफेस एरिया, मोर द टेम्परेचर मोर द इवापोरेशन। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। आप लोग ये सब जानते हैं कि हवा जितना तेज चलेगी उतना जल्दी पानी सूखेगा, उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा। ये फिनोमेना सब जानते हैं। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी, या ह्यूमिडिटी। तो ये भी आप लोग को आना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो यही सारी बातें यहाँ पर दिया है।
इंक्रीजेज इन विंड स्पीड, देखिए इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज, देखिए डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ये सब बात है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इवापोरेशन का मतलब हम लोग कुछ पिक्चर्स से इसको समझ सकते हैं। जो मॉलिक्यूल यहाँ टॉप पर है वो एनर्जी गेन करता है सन पे या वाटर से या विंड से, और उससे वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, वो अलग हो जाता है अपने मॉलिक्यूल से, अपने अपने पूरे सिचुएशन से, और उससे जो है ना वो भी होता है। उसको देखिए कुछ एनर्जी तो कहाँ से मिल जाता है, हवा से या फिर टेम्परेचर से, और कुछ एनर्जी उसको मिल जाता है अपने ही लिक्विड से, यहाँ बिलो द लिक्विड से भी एनर्जी ले करके वो क्या हो जाता है, ऊपर उठता है। आगे बढ़ते हैं। इवापोरेशन काजेस कूलिंग, तो वो बात तो ठीक है, अभी अभी बताया था कि जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में मुंह धुल कर गए या किसी भी टाइम में मुंह धुल करके आ जाए पंखे के नीचे तो हमें ठंडा लगता है, या हमें पसीना हुआ है, स्वेटिंग हुई है तो भी ठंडा लगता है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप है वो उसको कुछ एनर्जी तो ये हवा से यहाँ से मिल जाती है, और कुछ एनर्जी वो हमसे ले लेती है, कुछ हीट वो हमसे ले लेती है, और जो कोई भी हमें हीट देगा वो हमें गर्म लगेगा, और जो कोई भी हमसे हीट लेगा वो हमें ठंडा लगेगा, क्योंकि इस वाटर ड्रॉप ने हमसे हीट लिया है इसलिए वो हमें ठंडा लगती है, और इसीलिए हमें कूलिंग होता है, और यही फिनोमिना पर ये सब बेस्ड है। ठीक है, ऐसे कॉटन क्लॉथ जो है ना समर में हमें बहुत ठंडे रखते हैं, क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो पसीना जो है ना आउटर सरफेस पे चला जाता है, जो कि हमें सन की रेज से भी बचाता है, क्योंकि सन की रेज से पहले वो इवापोरेट होता है और फिर से सन की रेज हमारे तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले पहले कि फिर से वाटर वेपर फिर से स्वेटिंग होती है, और यही पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, और कॉटन के जो क्लॉथ हैं वो स्वीट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हमारे बॉडी पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, और इसीलिए देखिए जैसे पसीना हुआ हो और हम लोग स्वीटिंग हुई हो और हम लोग पंखे के नीचे आ जाएं तो क्या लगता है, हमें ठंडा लगता है, यही फिनोमिना है। ठीक है, और तो ये सारे बातें यहाँ पर हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इवापोरेशन काजेस कूलिंग वाटर, देखिए जैसे वाटर वाटर टैंक है, वाटर टैंक है हो गया, या फिर हम लोग उसका देख लें, मटका ले लें, एकदम नॉर्मल फिनोमिना कि मटके में क्या होता है कि मटके में जब पानी रखा जाता है तो उनके बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स में क्या हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है, और वो वाटर जो है ना फिल होने के बाद वहाँ पर क्या होता है, वो कुछ एनर्जी हवा से या विंड से या फिर टेम्परेचर से आ जाता है, और कुछ एनर्जी वहाँ के वाटर से लेता है, जिससे वहाँ उस वाटर को कूलिंग फील होती है। दैट्स इट, यही फिनोमिना होता है। तो होप यू आर क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग। तो उम्मीद है कि आपको ये